हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं डेलुलु वर्ल्ड, जहाँ पे आपको मिलेगी फिक्शनल स्टोरीज़। अगर आपको मेरा कहानी और मेरा ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू। तो अभी तक हमने पढ़ा कि शिवन शिवांगी के लिए अच्छा सा लता है और वह दोनों एक दूसरे को ही खिलाते बातें करते हैं। खाना खाने के बाद दोनों आराम से सो जाते हैं। अभी आगे अगली सुबह शोभा के साथ बात चुके थे और खिड़की से सूरज की धूप छन छन करके पूरे कमरे को रोशन कर रही थी, जिसके वजह से बेड पर सोए दो इंसान जो एक दूसरे से लिपटकर आराम से बेफिक्र होकर सो रहे थे, उनकी नींद धीरे धीरे धूप की रोशनी के वजह से खोलने लगते हैं। तब शिवांगी की आंखें धीरे धीरे खोलने लगती है और वो जब आंखें खोल के बैठने की कोशिश करती है तो उस लगता है कि कोई चीज़ उस जकड़ी हुई है जिसकी वजह से उसको दिक्कत हो रही थी बैठने में। तभी वह अपना घुमाकर बगल में देखती है तो वाहन पर शिवांशु से बिल्ली के बच्चे की तरह जके देख रहा था। वो सोते बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इस आगे का मैं कर रहा था। वो शिवांश को ऐसे ही देखते रहे, लेकिन उस अभी फ्रेश होने जना था इसलिए वो थोड़ा सा कसमसाने लगती है, लेकिन शिवांश के सामने शिवांगी का कोई असर ही नहीं हो रहा था। उल्टा शिवांश उसे और जोर से पकड़ ले रहा था, जिसकी वजह से शिवांगी को इस बार गुस्सा आने लगता है और वो आप सोचती है कि अभी उस शिवांश की नींद खराबी करनी पड़ेगी, क्योंकि शिवांश तो उठने शराब आए, इसलिए वो धीरे से शिवांश को उठते कहती है, शिवांश शिवांश उठिए, मुझे छोड़ी है, मुझे वॉशरूम जाना है, फ्रेश हो रहा है, मम्मी मेरी रह देख रही होगी। लेकिन शिवांश ने शिवांगी की बातें इग्नोर करके शिवांगी को और अच्छे से पकड़ लिए, लेकिन इस बार शिवांगी को और ज्यादा गुस्सा जता है और वो शिवांश को झटकते कहती है, चोरिया मुझे जना है, मुझे यही हमेशा के लिए नहीं रह जाना है, आप उठिए। कितनी बार उस जोर जोर से चिल्लाकर उसके कानों के पास बोल रही थी, जिसकी वजह से शिवाजी की नींद खोलने लगती है और वह नींद में ही क्षमा चाहते कहता है, हुई है। जिसे सुनकर शिवांगी कहती है, शोभा नहीं हुई है क्या, आप पागल हो गए हो, अभी 8 बजे बजाने वाले हैं और मुझे अपने घर भी जाना है और घर से ऑफिस भी जाना है, आप मुझे जाने दो। इतना कह के वो आराम से उठकर बैठ जाती है। तब तक शिवांश भी खड़ा हो जाता है और वह कहता है, ठीक है तुम फ्रेश हो जाओ। ये बात वो थोड़ा ही चाहते बोल रहा था, क्योंकि उससे बड़ा अजीब लग रहा था। जिसे सुनकर शिवांगी भी अपना सर हिलाकर वाहन से वॉशरूम की तरफ जाती है। कुछ देर बाद शिवांगी जब फ्रेश हो के आती है तो वो देखती है शिवांश उसी का इंतजार कर रहा था। तभी शिवांगी कहती है, चलिए। जिसे सुनकर शिवांश कहता है, हाँ चलो, लेकिन क्या तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगे। जिसे सुनकर शिव आगे कहते हैं, नहीं मुझे ब्रेकफास्ट अपनी वाहन के हाथों का खाना है और वैसे भी अभी उतना डर नहीं हुआ है, मेरी मम्मी मेरे लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाए हुई होगी तो मैं वही खा लूंगी। जैसे सुनकर शिवांश में अपना सर हमें हिलाता है और दोनों वाहन से निकल जाते हैं शिवांगी के घर के लिए। कुछ दरवाजे वाहनश के कर शिवांगी के घर के बाहर आती है और गाड़ी का पिछले का दरवाजा खोलकर शिवांगी उतरती है, लेकिन शिवांश को ना उतरता हुआ देखकर शिवांगी सवाल करते पूछती है, क्या आप नहीं आएंगे मेरे साथ। जिसे सुनकर शिवांश कहता है, नहीं अभी तुम जाओ, मैं अभी नहीं हो सकता हूँ, मुझे एक जरूरी काम है। जिसे सुनकर शिवांगी मुंह बनाते कहती है, आपको तो हमेशा जरूरी काम रहता है, आज आप मेरे साथ चलो, मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया हुआ होगा और आप खाकर जाना। शिवांगी कैसे वो बनाने पर शिवांश भी कुछ नहीं कहता और वो मुस्कुराते गाड़ी का दरवाजा खोलकर शिवांगी के साथ ये के घर के अंदर जाने लगता है। वही घर के अंदर शिवांगी की मैं शिवांगी का इंतजार कर रही थी सोफे पे बैठकर। तभी उस शिवांगी दिखती है जो शिवांश के साथ ही रहे थे। शिवांगी के मैंने 1-2 बार शिवांश को देखा था जब शिवांश शिवांगी कोशिया के साथ या छोड़ डैन आता था, लेकिन उन दोनों की अच्छे से बात नहीं हो पाई थी। लेकिन शिवांगी क्यों वाहन अच्छे से पहचानती थी शिवांश को, इसीलिए वो
वो शिवांश को देखते ही पहचान गए और वो शिवांश को कहते हैं, अरे बेटा तुम भी यहाँ पे गए, चलो मैंने नाश्ता बना दिया है, तुम भी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ, मैं तुरंत तुम दोनों के लिए नाश्ता लगा देती हूँ गर्म गर्म। जिससे सुनकर शिवांगी कहते हैं, मैं जानते हो आप यह नहीं आने के लिए बोल रहे थे, पर मैं यहाँ पे इनको लाया, आप तो जानते ही हो कि यह कितने बिजी रहता है, लेकिन आज मैंने सोचा कि आज आपका फेवरेट नाश्ता इन्हें करवा दूं। जिससे सुनकर शिवांगी के मैं शिवांगी से कहती है, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, और वैसे भी हमने शिवांश को जना ही कहा था और हमारे अच्छे से बात भी नहीं हुई थी, तो इसी बहाने आज हमारी बात भी हो जाएगी अच्छे से। जिससे सुनकर सारे लोग मुस्कुरा देते हैं और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। शिवांश को बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि वो ज़्यादातर किसी दूसरे से बात नहीं करता था और घुलना मिलना तो इसकी डिक्शनरी में था ही नहीं, लेकिन उसे करना पड़ा था। अगर शिवांगी के जगह कोई और रहती तो शिवांश शिवांगी की जैसे इतने आसानी से बातें में लेता है उस लड़की की नहीं मानता। शिवांगी के लिए शिवांश के बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थे, इसलिए वो सेवागे की सारी बातें में लेता था। वही शिवांगी को भी शिवांश से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन शिव जब भी उस छोड़ के जाता था वापस पीछे मुड़ के नहीं देखता था, इसीलिए उस आगे को शिवन से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन ये प्रॉब्लम भी कल रात को सॉल्व हो गई थी आदि से जदी। अभी आगे शिवांश शिवांगी नाश्ता करने के बाद राव से लिविंग एरिया में बैठ जाते हैं और शिवांगी की मैं कहती है, शिवांगी आज तो मैं ऑफिस नहीं जाना है क्या? जिसे सुनकर शिव आगे कहती है, नहीं मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी। तभी शिवांगी की वाहन शिवांगी से सवाल करते पूछती है, अरे वह शिवांगी यह ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। शिवांगी ने इस वक्त गुलाबी कलर का पंजाबी सूट पहना था और उसमें भी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अगर देखा जाए तो वह पंजाबी कूदी लग रही थी। अपनी मैं की बातें सुनकर शिवांगी कहती है, मैं आप जानते हो ना कि मुझे हॉस्पिटल के कपड़े पसंद नहीं है और कल रात को मैं पूरी रात हॉस्पिटल के कपड़ों में बिताए और सुबह हो उठते ही शिवांश जी ने मेरे लिए कपड़े मंगवा दिए थे। अपने असिस्टेंट को क्या कहते हैं तो मैंने वही पहले और शिवांश जी और मैंने हॉस्पिटल में भी अपने कपड़े चेंज कर लिए और यहाँ पे गई। वैसे शिव जी भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। इतना कह के वो मुस्कुराते शिवांश को देखने लगते हैं जिसने अभी ब्लू कलर का शर्ट पहना था और ब्लैक कलर का पेंट पहना था। तब शिवांश कहता है, हाँ तुम तो बिल्कुल पंजाबी कूदी जैसी लग रही हो और तुम्हारी मैं बिल्कुल सच कह रही है तो बहुत अच्छे लग रही हो। इसमें इतना कह के वो मुस्कुराते शिवांगी को देखने लगता है। शिवांगी की मैं को सबको समझ में आ रहा था कि दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है, लेकिन वो यही चाहती थी, वो अपनी बेटी की खुशी चाहती थी। इसलिए उन्होंने सिया के साथ मिलकर यह सब प्लान बनाया था, लेकिन उन्होंने और सिया को यह नहीं पता था कि उनका प्लान फेल हो जाएगा। लेकिन अभी जैसा सिचुएशन चल रहा है शिवांगी की को ऐसा यकीन हो रहा था कि उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो रहा है। अभी ये ठीक होगा कि नहीं होगा या और बिगड़ जाएगा ये तो हम आगे ही जानेंगे। कुछ देर बाद शिवांगी जो अपनी में से ही बात कर रही थी तभी उसके फ़ोन पे एशिया का फ़ोन आता है, इसीलिए वह अपनी मां को कहती है, मैं एशिया का फ़ोन आया है, आप एक कम करो, आप शिवन जी से बात करो, मैं तुरंत सिया से बात करके आती हूँ, उसको मेरे चिंता हो रही है। जिसे सुनकर शिवांगी के मैं कहते हैं ठीक है। इतना सुन के शिवांगी वाहन से चले जाते हैं। भाई शिवांगी के जाने के बाद अभी शिवांगी की मैं और शन से बचे थे लिविंग एरिया में। तभी शिवांगी क्यों शिवांश है सवाल करते कहती है, देखो बेटा मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी थोड़ी सी बदमाश है और लापरवाह है, लेकिन मेरी बेटी दिल की
बहुत साफ है और मैंने अपनी बेटी के लिए लड़के भी खोज रखे हैं। उसको एक लड़का पसंद भी आ गया है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि उस लड़के से अपनी बेटी की शादी करवाऊँ कि ना करवाऊँ, क्योंकि मेरी बेटी की हरकतें ऐसी नहीं लगती है कि अभी उसकी शादी की उम्र है। बच्चों जैसे हरकतें करती है। अभी तुम ही बता सकते हो हमें कि हमें क्या करना चाहिए। शिवांगी की शादी की बातें सुनकर शिवांश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसके फेस पे बहुत ज्यादा जलन दिख रहा था। इतना जलन दिख रहा था कि उसका पूरा फेस रेड हो चुका था। तभी वह अपने जलन छुपाते कहता है, शादी आंटी क्या जरूरत है इस वक्त उसकी शादी करवाने की, अभी उसकी उम्र ही क्या है। ये सब वह बहुत ज्यादा मुश्किल से कह रहा था, क्योंकि उस बोलने में कुछ बन ही नहीं रहा था। ना वो अपने हक जाहिर कर पा रहा था, ना ही अपनी फीलिंग्स शिवांगी का जाहिर कर पा रहा था। शिवांगी की टहे अपनी जवानी पर बहुत सारे खेल खेल चुके थे और वो एक प्ले गर्ल थी। अगर देखा जाए तो उन्हें बहुत अच्छे से पता था मैनिपुलेशन कैसे लोगों को फंसाया जाता है अपनी बटों में, इसीलिए वो शिवांश को भी अपनी बटों के जालों में फंसा रही थी ताकि शिवांश सच बोल दे। भले ही वह जलन में बोले लेकिन सच बोल रहे हैं। तब शिवांगी की मैं कहते हैं, बेटा जानती हूँ कि अभी उसकी उम्र नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से वो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करे। हमारी वजह से उसने बहुत कुछ जेल ले चुका है और हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि वह और कुछ जिले। तो हम तो जानते ही हो गेम की के पापा की तबीयत कितनी खराबी होती है और आए इस वक्त भी वो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं, जिससे संत का शिवांश कहता है, हाँ आंटी मैं आपको समझ रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लड़का खोजना ही है तो आपने आसपास देखिए एक बहुत भरोसेमंद लड़का जो आपकी बेटी का रात भर ख्याल रखे। उसके बेहोश होने पर, उसके तबीयत खराबी होने पर। जिसे सुनकर शिवांगी की मैं समझ जाती है कि शिवांश क्या कहना चाहता है, लेकिन वह फिर से बात को घूमते कहती है, हाँ मैंने एक लड़का तो खोजा है। जिसे सुनकर श्रीवर जल्दी से बोलता है, क्या लड़का कौन आंटी। जिसे सुनकर शिवांगी की मैं कहती है, मोहित मेरी बेटी का बहुत अच्छा दोस्त है और वह शिवांगी का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखता है। जिसे सुनकर शिवांश जो अभी खुश हो रहा था, क्योंकि उस लग रहा था कि शिवांगी की मैं उसका नाम लेके, लेकिन यहाँ तो बात ही पलट गई है, यहाँ लड़का ही चेंज हो गया है। तभी वह कहता है, आंटी आप जानते हैं दोस्त लोग से शादी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि वो लोग सामने कुछ और रहते हैं और पीठ पीछे कुछ और रहता है। जिसे बिजनेस वर्ल्ड का किंग माना जाता है, जिसने बहुत सारे डील्स बहुत सारे प्रोजेक्ट बस कुछ शब्दों में ही खत्म कर दे। उस अपनी लाइफ अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, उससे एक्सप्लेन नहीं करने ए रहा था कि वो कैसे समझाए और यह उसकी बहुत ज़्यादा वीकनेस पॉइंट थी। तभी स्वागी की मैं कहती है, नहीं बेटा मैंने उस अच्छे से पढ़ रखा है और वह हमारा पड़ोसी भी था, पहले कुछ साल पहले ही यहाँ से शिफ्ट हुआ है। उसकी मम्मी पापा से हम लोग अच्छे से जानते हैं, उसके घर वाले भी सब सही है और कुछ दिन पहले शायद कल या परसों ही वो मेरी बेटी को देखने आया था और उस मेरी बेटी बहुत पसंद है। सच कहो बेटा तो शिवांगी को अगर मैं बोलूँगी कि मेरे पसंद के लड़के से शादी कर ले तो वो कर लेगी। इतना कह के वो तिरछी नजरों से शिवांश को देखने लगती है। जहाँ शिवांश पूरा चौंक गया था, उस कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो इससे सिचुएशन का कैसे हैंडल करे। वो ताकते अटकते कहता है, क्या लेकिन आप ऐसा क्यों कर सकती है, नहीं यह नहीं हो सकता है। जिसे सुनकर शिवांगी की मुस्कुराते कहती है, क्या क्या नहीं हो सकता है। जिसे सुनकर शिवांश कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, लेकिन मैं आपको बोलूं तो अभी आपको शिवांगी की शादी नहीं करवा नहीं चाहिए, अभी उसके लाइफ एंजॉय करने की उम्र है। शिवांगी क्यों कहते हैं, बेटा हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अगर हम उसकी अभी भी शादी करवा
दे तो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आज तक मैंने जिससे भी शिवांगी की शादी के बारे में बात की है वह सभी शिवांगी के होने वाले हस्बैंड की बातें करते थे और मुझे सजेशन भी देते थे, लेकिन तुम्हारा कुछ अलग ही केस चल रहा है। और यह क्या, तुम्हारे सिर पे इतने पसीने क्यों है? क्या तुम किसी चीज़ की चिंता कर रहे हो? जिसे सुनकर अपना पसीना पहुँचते कहता है, नहीं आंटी, वो शायद गर्मी है इसीलिए। तभी शिवांगी के मैं कहती है, अच्छा अच्छा। तब शिवांश कहता है, ठीक है आंटी, तो अभी मुझे चलना चाहिए। जिसे सुनकर शिवांगी के मैं कहती है, लेकिन इतनी जल्दी? तभी शिवांश कहता है, वो मेरी मीटिंग का टाइम आ गया है तो अभी मुझे जाना चाहिए। इतना का बिना आगे की बातें सुनना है, बिना ही वाहन से चल देता है। वही शिवांगी जो अपने दोस्त सिया से बात कर रही थी, क्योंकि सिया शिवांगी के लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे। सिया को अच्छे से समझने के बाद शिवांगी जब वो लिविंग एरिया में आती है तो अपनी माँ को शॉक होता देखकर चौंक जाती है और वह अपनी माँ से सवाल करते कहते हैं, क्या हुआ है मम, अभी इतना चौंक क्यों गए हो और शजी कहाँ है? जिससे सुनकर शिवांगी के मैं कहती है, शिवांश तो चला गया, उस कम था, उसकी एक मीटिंग थी। जिसे सुनकर आगे भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि शिवांशों से पहले ही बता दिया था कि उसकी मीटिंग है। वह दूसरी तरफ सी जिसको रात को नींद नहीं आई थी अच्छे से, उसको सुबह के 4 बजे नींद लगी और उसकी नींद जल्दी खुल भी गई थी। 8 बजे के आसपास वो सुबह उठकर फ्रेश होती है और फ्रेश होने के बाद जिम जाती है। शिवांगी को फ़ोन करती है और शिवांगी से सवाल करते कहते हैं, शिवांगी क्या तो अपने घर पे गए, अभी तेरी तबीयत कैसी है? जिसे सुनकर शिवांगी कहती है, तो चंदा मत कर, मैं ठीक हूँ और हाँ, हम घर पे गए हैं। तब शिव कहती है, शिवांगी देखा और तुझे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम मुझे बता सकती है, मैं तेरी अच्छी दोस्त हूँ, मैं तुम्हें समझाऊंगी। जिससे सुनकर शिव आगे कहते हैं, अरे तुझे जिंदा मत कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, मैं ठीक हूँ और प्रॉब्लम पड़े मेरे दुश्मनों को मुझे क्यों पड़ेंगे? जिसे सुनकर सिया मुस्कुराने लगती है। तभी शिवांगी शिष्य सवाल करते कहती है, तो तुझे भाई ने छोड़ा ना क्या, भाई नहीं आए यहाँ पे? जैसे सुनकर शिवांगी कहती है, शिवांश अभी तक तो यहीं पर है, उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और मम्मी के साथ लिविंग एरिया में बातें कर रहे हैं। जिसे सुनकर सिया कुछ नहीं कहती और शिवांगी से 2-3 और बातें करके फ़ोन कट कर देती है और निशक डाइनिंग एरिया में आती है। डाइनिंग एरिया में आने के बाद वो अपना ब्रेकफास्ट करती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। कुछ गाड़ी उसके ऑफिस के बाहर आकर रुकती है और उस आप बड़े रो से अपने गाड़ी से बाहर निकलती है और उसके दोनों आंखों पे चश्मा लगाकर ऑफिस बिल्डिंग के अंदर जाने लगती है। ऑफिसर के अंदर जाने के बाद ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉय थे वो सब सिया को ग्रेड कर रहा था और सिया भी उनका अच्छे से जवाब दे रही थी। तब इसे लेफ्ट ले लेती है और लेफ्ट से सबसे ऊपर वाले मंजिल पर जाती है जहाँ पे उसका केबिन था। अपने केबिन में आने के बाद सारे काम देखने लगती है। तभी उसका असिस्टेंट ऋषभ आता है। ऋषभ बॉस, आज हमारी मीटिंग है दोपहर के 2 बजे गुप्ता इंडस्ट्री से। जिसे सुनकर सिया, ठीक है, और कोई मीटिंग है? जिसे सुनकर ऋषभ कहता है, नहीं बॉस, फिलहाल तो नहीं है, लेकिन कल आपकी 3 मीटिंग है। जिसे सुनकर सिया कहती है, ठीक है, तुम जा सकते हो। सिया का ऑर्डर मिलने के बाद ऋषभ वाहन से चला जाता है और सिया अपना काम करने लगते हैं। शी अपने काम में इतनी मग्न हो जाती है कि उस पता नहीं चल पाता कि कुछ देर पहले उसके केबिन का दरवाजा किसी ने बिना पूछे खोल करके बिन के अंदर गया है और सिया को देखे जा रहा है। सिया जियो कुछ पाल चेक कर रही थी और इनमें ही डूबे थे। सिया को अचानक से ऐसा लगता है कि कोई से घूर रहा है, कोई इस बरबर देख रहा है। जिससे सोचकर वह जब आसपास अपनी
अपनी नजरें इंदौर आती है तो वह दार जाती है, क्योंकि वो नजरें और किसी के नहीं। आरव क्या होता है जैसे देख रहा था अपनी गहरी नीली आंखों से। तब सिया जो इस वक्त गुस्से में गई थी वो गुस्से से कहती है, और अभी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कोविड में बिना मुझसे पूछे आने की? क्या तुम्हें यह नहीं पता है कि किसी के केबिन में जाते हैं तो उससे पूछकर अंदर जाता है? जिसे सुनकर आरव कहता है, तुम पहले मुझे ये बता कि तुम इन 2 दिनों में कहाँ थी और तुम दिल्ली ऑफिस क्यों नहीं आती थी? आरव को तो पता था कि श्रेया कल कहाँ गई थी, लेकिन वह जानबूझकर सवाल कर रहा था क्योंकि उस समझ नहीं रहा था कि वह सिया से क्या बोले। वो ऑफिस तो गया था, लेकिन उससे कुछ समझ नहीं रहा था कि अभी सिया के साथ रहने के लिए उस कौन सा बहाना खोजना चाहिए। और जैसे ही उस बहाना आया वह सिया से सवाल पूछ लेता है। आरव के सवाल करते देखकर सिया गुस्से से कहती है, इमरान सिंघानिया, आपसे मेरा कोई नाता नहीं है और आप होते कौन है मेरे बारे में जानने वाले कि मैं कब ऑफिस आती हूँ कब नहीं, कब किसी के साथ घूमती हूँ या नहीं? आपका कोई हक नहीं बनता है। ओके, जिसे सुनकर रहा हूँ वो कहता है, तुम जानती हो कि मेरा क्या हक बनता है? भले ही मैंने वो हक खुद ही तोड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं तुम भी मती हो कि मेरा तो मैं हक है। जिसे सुनकर सिया अपडेट देश के जितने भी पेपर्स थे वो नीचे फेंकाते कहती है, नहीं, आप किस गलत फैमिली में मुझ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा गया और मैं ये हक किसी को नहीं दूंगी, समझे आप? मिस्टर आरव सिंघानिया थी। आए सुनकर आराम मुस्कुराते कहता है, नाइस, मुझे अच्छा लगता है जब तुम ऐसे बिना किसी डर और बिना किसी झिझक के मुझसे बातें करती हो। तो और रही बात तो ऑफिस ना आने के सवाल के, तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि हम दोनों फिलहाल एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ डिस्कशन करनी होती है जिसकी वजह से हम लोग आगे प्रोजेक्ट पर फोकस कर सकता है। जिसे सुनकर सिया गुस्से से कहते हैं, मैंने आपको कितनी बार कहा जो कि हूँ कि अगर आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी बातें कर रहे हो तो आप मेरे असिस्टेंट से बातें कर सकते हैं, लेकिन आपका कोई हक नहीं बनता है कि मैं जब काम कर रही होती हूँ तो आप मुझे डिस्टर्ब करें। जिसे सुनकर आराम मुस्कुराते कहता है, मैंने तुम्हारे सेक्रेटरी और असिस्टेंट दोनों से पूछे था, लेकिन उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में उतना आइडिया नहीं है, इसकी वजह से मैं तुम्हारे पास आता हूँ। जिसे सुनकर सिया कहती है, आखिर ऐसा क्या है जो आपको समझ नहीं रहा और मैं अच्छे से जानती हूँ। लिसन मिस्टर आरव सिंघानिया, मैं जानती हूँ कि आप भी ऐसा क्यों कर रहा है और आप जैसा सोच रहा है ना वैसा कभी नहीं हो पाएगा, चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर ले। जो चीज़ खो जाती है वह हमेशा के लिए खो जाती है, आप उस वापस नहीं कर सकते हैं। जिसे सुनकर रहा था, इंसान कोई चीज़ नहीं होता है जो खो जाए उस वापस पा लिया जाता है, और मैं आरव सिंघानिया इतना दम रखता हूँ कि खोई हुई चीज़ को पा सकता हो। इस वैराट और बेशर्म इंसान से सिया को कोई वाह नहीं करना था, इसलिए वह बात को यही खत्म कर देती है और आरव से प्रोजेक्ट की डिटेल्स मांगने लगते हैं। जिसे सुनकर आरव कहता है, मैंने प्रोजेक्ट की डिटेल्स की फाइल तो नहीं लाई है, लेकिन तभी सिया गुस्से से चिल्लाते कहते हैं, क्या? लेकिन क्या क्या आप पागल हो गए हो? अगर फाइल नहीं लानी थी तो आप यहाँ पे अपना सुबह सुबह ये भैंस की शक्ल जैसा मुखड़ा मुझे क्यों दिखा है? ये सब वो अपने में सोच रही थी, क्योंकि आरव के सामने वो अगर ऐसा बोल देती है तो आरव उस जान से मार देता। जस्ट किडिंग बूस। तभी आरव कहता है, हाँ तो मैं कर आया था कि तुम आज फिर से एबसेंट कर दोगे ऑफिस, क्योंकि यह ऑफिस तुम्हारा ही जो है तुम्हारा। जब मैं करे तो मती हो नहीं आती हो तुम, मुझे लगा कि तुम आज भी नहीं आओगे तो बस मैं यही चेक करने आया तो तुम दिख गई और अभी मेरे पास कोई फाइल नहीं है। जिसे सुनकर सिया अपने दंत पीते कहती है, जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ दी आरिफ सिंगारिया जो हमेशा बिजी रहता है, उनके पास इतना फालतू टाइम हो गया है कि वह किसी और का ऑफिस में आकर यह चेक करे कि वह इंसान आया है कि नहीं आया
आया है, मतलब कुछ भी। तभी आरव कहता है अभी हो गया सो हो गया, तो मैं कम करो, तुम चलो मेरे साथ मेरे ऑफिस पे, वाहन पर हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। जिससे सुनकर सिया कहती है डिस्कशन हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम करना और मेरी मीटिंग भी है, तो आज मैं बिजी रहूंगी। जिसे सुनकर आरव कहता है ठीक है, अगर तुम ये चाहती हो कि यह प्रोजेक्ट 1 महीने तक हम लोग करते रहे और फिर भी अगर प्रोजेक्ट, तो इसमें सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जिससे सुनकर सिया कह रही है लेकिन इस पे 1 महीना लगेगा क्यों, मैंने अपनी सारी टीम्स को आपके पास भेज रखा है और वो सब कुछ दिनों से आपके ही ऑफिस जा रहे हैं, सब मिलके कम कर रहा है, क्या आप इस बात से सैटिस्फाई नहीं हो। जिसे सुनकर आरव कहता है टीम से मैं सैटिस्फाई हूँ, तुम्हारी टीम और हमारी टीम अच्छे से कम कर रही है, लेकिन हमें भी अपना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा प्रोजेक्ट खराबी हो जाएगा और हमारी सारी मेहनत बर्बाद चल जाएगी, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। जिसे सुनकर सिया कहती है ठीक है, लेकिन अभी मैं बिजी हूँ। जिससे सुनकर एर्फ कहता है तुम अगर अभी मेरे पास चलती हो तो कुछ दिनों के अंदर ही हमारा ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, लेकिन अगर तुम इसमें डिले करोगे और नहीं करोगी तो बहुत टाइम लग जाएगा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्रांड्स का हम पे ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। आरव की बातें कहीं ना कहीं सिया को समझ में आ रहा था कि अब क्या कहना चाहता है, इसलिए वह कहती है ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। जिसे सुनकर आरव पूछता है शर्त कैसे शर्त है। जिसे सुनकर सिया कहते हैं तुम्हें जो भी कुछ डिस्कशन करना होगा तुम पहले से ही मेरे असिस्टेंट को बता दोगे कि तुम्हें इस चीज़ की डिस्कशन करनी है मेरे से, ताकि मैं जान सकूं। और हाँ, डेली तुम्हें मेरे ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा असिस्टेंट यहीं से देख लेगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आ जाऊंगी वहाँ पर। जिसे सुनकर आरव कहता है क्या, लेकिन ये जिसे तुम हल्का समझ रही हो ये बहुत हार्ड है, अगर मैं यहाँ पर दिल्ली नहीं आ सकता हूँ और तुमसे बात नहीं करूँगा तो ये प्रोजेक्ट रुक जाएगा और बंद भी नहीं पाएगा, कम से कम मुझे दिल्ली आना ही पड़ेगा। जिसे सुनकर सिया हार मानते हुए कहती है ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दोपहर के वक्त तक ही रह सकते हो, दोपहर के बाद तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जिसे सुनकर आरंभ ना चाहते हुए भी अपना सर हमें दिला देता है और कहता है ठीक है जैसा तुम चाहे। इसके बाद वह दोनों प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में सिया को कुछ रियलाइज नहीं हो पा रहा था, लेकिन बहुत देर से उसे ऐसा लग रहा था कि आराम सिर्फ और ठीक ही सिया कुछ देर में ही जान जाती है कि अरब का ध्यान प्रोजेक्ट पर नहीं उसे पर है। जिसे सोचकर सिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एक तो सिया ने अपना कीमती वक्त छोड़कर इसके प्रोजेक्ट और अपने प्रोजेक्ट में दिमाग लगाया, ऊपर से सिया का सिर में दर्द कर रहा था, ऊपर से यह इंसान उसे देखा ही जा रहा है, मतलब सिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी कहती है अब आपका कहाँ ध्यान है। जिसे सुनकर आर्फ कहता है मेरा तो प्रोजेक्ट में ही है, क्यों तुम्हें क्या लग रहा है मेरा कोई और ध्यान है क्या, नहीं तो तुम्हें गलत ऐसा लग रहा है। जिसे सुनकर रसिया कर दिया क्या आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, मुझे नहीं पता चला कि आप क्या करने की कोशिश कर रहा है। जिसे सुनकर आरम अनजान बनते हुए कहता है लेकिन मैं तो प्रोजेक्ट पर ही ध्यान दिया है। आरव की बार बार न करने पर सिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे न करने वाले और अपनी गलती नाम बनने वाले लोग पसंद नहीं थे। ऊपर से आराम सिर्फ और सिर्फ उसकी बातें हटा ले जा रहा था, जिस वजह से सिया का सर बहुत ज्यादा दुख रहा था। तभी वह उसे वक्त कुछ नहीं रहती है और जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट का आज का जितना भी काम था वह सब खत्म करने लगते हैं। सिया को जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट की डिटेलिंग और डिजाइन बनाते देखकर आराम अपने मन में सोचता है अगर यह ऐसे ही इतना जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट बनाएगी तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा उसे देखने का और ना इसके साथ टाइम स्पेंड करने
खाने का, तभी अब कहता है आई थिंक बहुत देर हो चुकी है तो हमें एक कॉफ़ी ब्रेक लेना चाहिए, जिसे सुनकर सिया रहती है नहीं अभी हमें बस थोड़ा सा और काम करना है, उसके बाद आप अपने ऑफिस जा सकते हैं, आपको आज की छुट्टी हो जाएगी। जिसे सुनकर आ रहा उदास हो जाता और कहता है जानता हूँ कि कुछ देर में यह वाला काम खत्म हो जाएगा और मैं चल जाऊंगा, लेकिन क्या तुम मेरे साथ एक कॉफ़ी भी नहीं पी सकती? उतना करके वह मासूम सा मुंह बनाकर सिया को देखने लगता है। सिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अपने आप को शांत करते हैं क्योंकि उसका भी सर दर्द कर रहा था, इसलिए वह कॉपी मंगा देती है अपने असिस्टेंट को फ़ोन करके। कुछ देर में असिस्टेंट कॉपी लेकर आता है और पास ही के टेबल पर रख देता है। वही सिया और आरव केबिन में बने सोफा पर बैठकर आराम से कॉफ़ी पीने लगते हैं। सिया का ध्यान किसी और चीज़ में था, लेकिन आरव का ध्यान सिर्फ और सिर्फ सिया पारिता से अपने मन में अपने भाई शिवांगी और प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही थी कि कैसे होगा, लेकिन आरव सिर्फ और सिर्फ सिया के बारे में ही सोच जा रहा था और उसे ही देखे जा रहा था, जिससे हम सिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वह चिचिदाहट में बोल दिया आरव मुझे लगता है कि अब आपके यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि काम हमारा लगभग खत्म हो गया है और रही बाकी की काम की तो वह हम लोग कल भी कर सकते हैं। इस वक्त मेरा सर बहुत दुख रहा है, अभी मुझको आराम करने की आवश्यकता है। जिसे सुनकर आरव कहता है क्या हुआ तुम्हें, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? तुम्हारा सर ठीक है ना, क्या ज़्यादा दर्द कर रहा है? आरिफ के लगातार सवाल पूछने पर सिया का और सर घूम रहा था, लेकिन वह अब को शांत करते हुए कहती है जो अभी पहना कर रहा था नहीं मैं ठीक हूँ, डॉक्टर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है और अगर आपको मेरे लिए कुछ करना ही है तो क्या आप यहाँ से जा सकते हैं, आराम करना है। कुछ लोगों की वजह से मेरा दिमाग फट रहा है और मेरा सर भी दुख रहा है। जिसे सुनकर आरव को पता चल जाता है कि सिया उसी के बारे में बातें कर रही है, लेकिन और वहाँ से जाना नहीं चाहता था। वह आसानी से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन सिया जैसे तैसे अब को वहाँ से भेजती है और अब ना चाहते हुए भी वहाँ से चला जाता है। आरिफ के जाने के बाद सिया अपना सर पकड़ लेती है और अपने असिस्टेंट ऋषभ को फ़ोन करती है कॉल पर। ऋषभ तो मैं कम करो, मेरे लिए दवाइयाँ लेकर आ सकते हो क्या, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है और हाँ मैं जा रही हूँ अभी रेस्ट करने अपने प्राइवेट रूम में, तो तुम मेक श्योर करना कि मेरे केबिन में कोई ये न सके। इतना करके वह फ़ोन कट कर देती है और चल जाती है अपने केबिन में बने प्राइवेट रूम में आराम करने के लिए। कुछ देर बाद ऋषभ अपने हाथ में कई सारी दवाइयाँ लेकर सिया के केबिन के प्राइवेट रूम में जाता है। क्या दवाएं लेकर आराम करने लगती है। वही आरव जो सिया को नहीं छोड़ना चाहता था, वह उसे सिर्फ और सिर्फ देखना चाहता था, लेकिन सिया उसे नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने आरव को अपने ऑफिस से बहाना बनाकर भिजवा दिया, जिसे आरव को बहुत दुख होता है और वह दुखी मन से अपने कार में बैठता है और ड्राइवर को अपने ऑफिस की तरफ ले जाने के लिए बोलता है। वो कार की खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख पहुँचा, लेकिन तुम मेरे पर इतना भी भरोसा नहीं करती, क्या तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करती हो? मैं नहीं आता है जो तुम मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही हो, यहाँ तक कि तुम मुझे देखना भी नहीं चाहती हो। मैं जानता हूँ कि पेस्ट में मैं बहुत सारी गलतियाँ की है और मैं इसके लिए तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ, लेकिन कैसे, तुम मुझे जब मौका ही नहीं दोगी तो मैं कैसे तुमसे माफ़ी मांगूं? सच हो तो मुझे अभी बहुत लाचार जैसा फीलिंग हो रहा है। मैं भले ही दुनिया जीत ली, लेकिन एक शख्स को जीत नहीं पाया जो मुझसे सच्चा प्यार करती थी। हाँ मुझे पता है तुम मुझे कितना प्यार करती थी। 2 साल पहले जब तुम मुझे छोड़ के गई थी, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं तुमसे और तुम मुझसे कितना प्यार करती थी। मैं अभी तुमसे सिर्फ सच्चा प्यार करता था। हाँ मैं रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन उस समय मैं भूल नहीं पाया। लेकिन आज जब बारी ही है तब तुम नहीं चाहती कि मैं तुमसे अपने दिल की बातें करूँ। इनफैक्ट तुम्हें मैं देखूं, तुम इतना भी नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हें देख सकूं। आखिर कितनी सजा दोगी? हाँ मुझे सब कुछ बता दिया है ऋषभ ने, कैसे जब मेरी तबीयत खराब हुई थी
थी तो तुम मेरे लिए दलिया बनाई थी, तुमने मेरी देखभाल की थी, पर मैंने क्या किया, तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ दिल तोड़ा। हाँ, मुझे ये भी पता चल गया कि तुम सिर्फ और सिर्फ एहसान चुकाने के लिए मेरे से शादी की थी, लेकिन इसलिए तुम मुझसे सच्चा प्यार करने लगे कि मुझे भी नहीं पता था, और मैं दूर दूर तक नहीं जानता था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या जगह है। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे पता है तुम आज भी मुझसे इतना ही प्यार करते हो जितना 2 साल पहले करती थी, लेकिन अब वह प्यार खत्म हो गया है, लेकिन मैं वह प्यार से लाऊंगा तुम्हारे मन में। अपने लिए इतना करके वह कुछ प्लानिंग बनाने लगता है, क्या होगा आगे, क्या आरंभ अपने दिल की बात सिया को बता पाएगा, क्या सिया जान पाएगी अब के दिल की फीलिंग, क्या शिवांश और शिवांगी एक हो पाएंगे। जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। अब तक हमने पढ़ा कि आरव सिया के पास आता है और मीटिंग के डिस्कशन करने लगता है कुछ प्रोजेक्ट्स के, ठीक है, लेकिन इस विचारों से देखा जा रहा था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वह आरव को वहां से भेजकर खुद अपने प्राइवेट रूम में आराम करने चली जाती है। वहीं आ रहा बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था और कुछ प्लानिंग बना रहा था कि वह अपने दिल की बातें कैसे सिया को बता सके। अब आगे मुंबई, शाम का वक्त, सिया अपने प्राइवेट रूम में सोई हुई थी, तभी उसका फ़ोन अचानक से रिंग करने लगता है। देखने से ऐसा लग रहा था कि यह कोई अलार्म है। अलार्म की आवाज़ सुनकर सिया अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है और अपने आसपास दिखती है, और अपने फ़ोन के अलार्म को बंद करते हुए टाइम देखते हैं तो यह अभी शाम के 5 बजे बज रहे थे। सिया नहीं वह अलार्म लगाया था क्योंकि उसे पता था कि अगर वह सो गई तो वह रात को ज़्यादा देर तक जगी रहेगी, इसलिए उसने 3-4 घंटे बाद उठने के लिए अलार्म लगाया था। उसे ये भी पता था कि जब वह सो रही होगी तो कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसलिए उसने खुद ही अलार्म लगा दिया, और उठने के बाद वह अपने प्राइवेट रूम के वॉशरूम में जाकर फ्रेश होती है और केबिन से बाहर निकाल कर लिफ्ट की तरफ जाने लगते। लिफ्ट के अंदर पहुंचने के बाद वह ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाती है और ग्राउंड फ्लोर पर आने के बाद वह अपने गाड़ी की तरफ बढ़ने लगती है। अपनी गाड़ी तक पहुंचकर वह अपने गाड़ी को अपने घर की तरफ दौड़ा देती है, लेकिन इसी बीच मुंबई में शाम के वक्त में ट्रैफिक हो जाती है तो उसकी गाड़ी भी ट्रैफिक में अटकी हुई थी, तब इसलिए आपने गाड़ी का शीशा थोड़ा सा खोल देती है जिसकी वजह से उसका चेहरा अच्छे से देखने लगता है। वह एशिया अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर अपने फ़ोन में कुछ मेल्स देखने लगती है, इस बात से अनजान कि किसी की आंखें उसे देख रही है और उससे बातें करने के लिए तरस रही है। सिग्नल हर हो जाता है और सिया अपनी गाड़ी को वापस से अपने मेंशन की तरफ दोहराने लगती है। सिया जी से दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि उसकी एक झलक ने किसी की आंखों में आंसू भर दिए हैं। जी हाँ, यह और कोई नहीं अब की दादी जानवी जी होती है जो अभी हॉस्पिटल से आ रही थी अपना रूटीन चेकअप करवा कर, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक आ जाने की वजह से उन्हें भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है गाड़ी में, और जब वह अपने शीशे के बाहर से देखती है तो उन्हें सिया दिखती है, लेकिन जब तक वह सिया से कुछ बोल पाती है, सिया को बुला पाती, उससे पहले ही ट्रैफिक का सिग्नल हर हो जाता और सिया वहां से सिया और जानवी जी का डायरेक्शन अलग था। इसी वजह से जानवी जी सिया के पास नहीं जा पाती है और सिया अपने घर की तरफ निकल जाती है। सिया को देखकर जानवी जी की आंखों में झरझर आंसू बहने लगते हैं और वह सिया को किसी भी हालत में बस माफ़ी मांगना चाहती थी और उसे कहना चाहते थे कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मेरी वजह से तुमने इतना सब कुछ झेला, लेकिन भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे, उसके कर्मों की उसे यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि जितना तुमने गलत सिया के साथ किया उतना गलत तुम्हारे साथ भी होगा, तुम दर्द होगी सिया से बात करने के लिए, और यही बात जानवी जी के साथ हो रही थी। सिया को देखकर और उसे ना बात करने का अफसोस जानवी जी को हमेशा रहेगा, लेकिन वह अपने मन में सोचती है, हे भगवान, अगर आप मुझ पर थोड़ा सा और दया कर दे और सिया से मेरी एक बार कम से काम करने से एक बार पहले मुझे अपनी माफ़ी सिया से मांगने का अवसर दे दे तो मैं आपकी बहुत बड़ी आभारी रहूंगी। मुझे पता है मैंने अपने पोते के मुंह
मुंह में उसे बच्ची का दिल दुखाया है, उसकी जिंदगी बदल के रख दिया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दिया। लेकिन मुझे अपने करने की इतनी बड़ी सजा मत दो, मुझे एक बार कम से कम उससे माफ़ी मांगने दो, उससे मिलने दो ताकि मैं चैन से मर सकूं। इतना करके वह भगवान से बहुत ज़्यादा भीख मांगने लगते और रोने लगती है, जिससे उनकी धीरे धीरे करते सांस फूलने लगते, जिसे देखकर ड्राइवर कहता है, मालकिन आप ठीक हो ना, क्या हम फिर से हॉस्पिटल जाए? मुझे नहीं लगता कि आपकी तबीयत अभी ठीक है। जिसे सुनकर जाह्नवी जी कुछ नहीं रहती और ड्राइवर को बोल धीरे से कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम घर लेकर चलो हमें। इतना करके वह फिर से रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सिया, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रही थी क्योंकि सोने के बाद उसके फेस पर अलग ही गला देखा है और वह फ्रेश फील करती है। सी अपने मेंशन पहुंचने के बाद अपने कमरे में जाकर फ्रेश होती है और फ्रेश होने के बाद अपने बेड पर बैठकर अपने फ़ोन चलाने लगते हैं। वह अपना फ़ोन ही चल रही थी, तभी उसके फ़ोन पर राजवीर जी का फ़ोन आता है। राजवीर जी का फ़ोन वह भी इस वक्त आते हुए देखा और सिया अपने मन में सोचती है कि राजवीर जी उसे इस वक्त क्यों फ़ोन कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें ज़रूरी काम होगा। इतना सोचकर वह फ़ोन उठा लेती है। वहीं दूसरी तरफ से राजू की खुशी मन से कहते हैं, सिया मेरी बच्ची, तुमने मुझे कितने दिनों से फ़ोन नहीं किया, तुमने कहा था कि तुम मुझसे रोज़ बात करोगी, लेकिन तुम पता नहीं कहाँ बिजी रहती हो आजकल। जिसे सुनकर इसलिए मुस्कुराते हुए कहती है, बॉस आप जानते हो ना कि मैं आजकल थोड़ी बिजी चल रही हूँ अपने ऑफिस से रिलेटेड वर्क को लेकर और थोड़ी सी लाइफ कर लेकर रिलेटेड, और कुछ नहीं है। मैं सोच ही रही थी कि आपसे बातें करो, इतने में आपका फ़ोन आ गया। राजू जी कहते हैं, तुम हमेशा सोचती रहती हो, खैर छोड़ो, सबसे पहले तो मैं तुमको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा दोबारा से, क्योंकि तुमने मेरे बेटे को यहाँ पर लाकर और हमसे मिलकर बहुत अच्छा किया। अब हमारा बेटा हमसे अच्छे से बात करता है, हमारी परवाह करता है, हमें फ़ोन करता है और उसे सब कुछ हासिल कर लिया जो उसने बोला था। तो मैंने सोचा है कि एक फैमिली गेट टुगेदर रख लूं, जिसकी वजह से सारे लोगों को पता चल जाए कि मेरा बेटा आ गया है और थोड़ी पार्टी भी हो जाएगी। जिसे सुनकर रसिया रहती है, क्या बात है बॉस, क्या आइडिया लाया है आपने? मैं भी बहुत बोर हो रही थी घर पर बैठे बैठे, तो यह अच्छा आइडिया है, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर अधिराज को आप पार्टी में ला रहे हो तो आप मिक्स करना कि उसका कपड़ा आप जो भी कोट लेंगे वह मेरी पसंद का होना चाहिए, क्योंकि उसके पसंद का आप जानते हो, उसे बस कल ही पसंद है, उसको ब्लैक कलर के अलावा और कुछ पसंद नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि उसे इस बार मैं अपने तरफ से कुछ दूँ। जिसे सुनकर राजू जी कहते हैं, क्यों नहीं बेटा, तुम दे सकती हो, और हाँ वह तुम अपने भाई शिवांश को भी बुला लेना। जिसे सुनकर सिया रहती है, बॉस ये भी कोई पूछने वाली बात है, वह आ जाएंगे, आप चिंता मत करो। और बताओ कि घर में सब कैसे हैं, लावण्या, दादा दादी जी और हमारी प्यारी मेहर आंटी? तभी पीछे से मेहर जी की आवाज़ आती है, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हारी ही बातें सुन रही थी और मुझे बहुत खुशी हो रही कि तुम हमारे बारे में जानना चाहते हो कि हम कैसे हैं, लेकिन तुम्हें पार्टी में पहले आना पड़ेगा क्योंकि तुम हमारी फैमिली मेंबर हो, तो तुम्हें सारे गेस्ट को अच्छे से अटेंड करना होगा और हमारे साथ शॉपिंग भी करनी होगी। जिसे सुनकर, ज़्यादा क्यों नहीं आंटी, मैं ज़रूर आऊँगी और आप चिंता मत करो, हम लोग कल ही शॉपिंग पर जाएंगे। इतना करके वह दोनों आपस में और कुछ बातें करने लगती है। आशिया को पता चलता है कि परसों ही पार्टी है, जिसके वजह से कल ही उसको शॉपिंग करने के लिए जाना पड़ेगा। उसके दिमाग में बहुत सारी खिचड़ी चल रही थी इस वक्त। राजवीर जी और मैं जी से बात करने के बाद से अपना फ़ोन कट करके अपने मन में रहती है, चलो एक और रास्ता मिल गया शिवांगी और शिवांश भाई को एक करने का। इतना करके वह शिवांगी को फ़ोन करती है। इस बीच वह कुछ
कुछ सोच भी रही थी। वही शिवांगी जो इस वक्त ऑफिस से घर जाने के लिए निकल रही थी। बीच में एशिया का फ़ोन आता है। वह देखकर शिवांगी चौंक जाती है क्योंकि इस वक्त किया वह भी उसे फ़ोन कर रहे थे। तभी वह कुछ सोचकर फ़ोन उठाती है और सिया से सवाल करते हुए कहती है, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? जिसे सुनकर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? जिसे सुनकर शिवांगी कह रही हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे अच्छा है, तो मैं इसलिए फ़ोन की हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें बताना था कि कल हम लोग शॉपिंग में जा रहे हैं और परसों हमें एक पार्टी में जाना है। जिसे सुनकर शिवांगी चौंकते हुए कहती है, क्या पार्टी में जाना है और कल शॉपिंग? तुम पार्टी कर रही हो और मुझे बताया नहीं? कुछ दिन पहले ही तो पार्टी किया था तुमने। जिसे सुनकर सिया रहती है, नहीं नहीं, तुम जैसे सोच रही हूँ वैसी पार्टी नहीं है, ये फैमिली रियूनियन की पार्टी है। वह मेरे अंकल हैं ना जिनके यहाँ मैं 2 साल रही थी, उनके यहाँ पार्टी चल रही है तो उन्होंने मुझे बुलाया है और भाई को भी बुलाते हो। वह मुझे और मेरे भाई को अच्छे से जानते हैं। इतना करके वह अपने और राजवीर जी के रिश्ते के बारे में बताने लगते हैं कि वह लोग बाप बेटी जैसे रहते हैं। शिवांगी को बहुत अच्छा लगता है कि सिया को भी एक आप जैसा इंसान मिला है जो सिया के हर बातें समझता है। को बधाई देते हुए कहती है, अरे वाह सिया, तुमने मुझे छुपा कर रखा अपने पिताजी को। जिसे सुनकर क्या कहती है, मैंने कहा लेकिन तुम्हें तो आना पड़ेगा पार्टी के लिए, वह धीरज भी आ रहा है, उनका बेटा। जिसे सुनकर शिवांगी, लेकिन उन्होंने तुम्हें इनवाइट किया तो मैं वहाँ पर क्या करोगी? जिसे सुनकर सिया रहती है, उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम अपनी फ्रेंड्स को भी बुला सकते हो। ये बात वह झूठ बोलती है क्योंकि उसे पता था कि शिवांगी इतनी आसानी से उसकी बातें नहीं मानने वाली थी। तभी सिया आगे बोल दिया, और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ आओ क्योंकि तुम भी हमारी फैमिली की तरह हो। जिसे सुनकर शिवांगी को बहुत अच्छा लगता है और वह भी वहाँ जाने के लिए वहाँ जाते हैं और वह दोनों ऐसी कुछ बातें करते हैं। सिया शिवांगी से बात करने के बाद जब टाइम देखते हैं तो ये करने का वक्त हो गया था। तभी वह अपना फ़ोन चार्ज में रखकर नीचे डाइनिंग एरिया में आती है, जो वह देखते हैं कि उसका भाई अभी अभी ऑफिस से घर आया। अपने भाई को देखकर वह अपने भाई को जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आने के लिए बोलते हैं क्योंकि उसे कुछ बातें कर रहे थे। शिवांश में अपना सर हमें मिलकर वहां से चल जाता है और कुछ देर बाद फ्रेश होकर वह नीचे डाइनिंग एरिया में आता है जहां सिया डाइनिंग टेबल पर आराम से बैठे हुए थे। शिवांश भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है और सिया से सवाल करते हुए कहता है, क्या बात है, आज तो बहुत ज्यादा खुश लग रही हो और तुमने मुझसे क्या बातें करनी थी? जिसे सुनकर सिया, करिया भाई, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं आपको क्या बताने वाली। जिसे सुनकर शिवांश कहता है, ऐसा तुम मुझे क्या बताने वाली हो कि मैं बिलीव नहीं करूंगा? तबीयत क्या कहती है? बॉस ने पार्टी रखी है फैमिली रियूनियन की तो हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चलेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जिसे सुनकर सिया करती है, भाई ये सिर्फ पार्टी की बात नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले आएंगे और बहुत सारे रिलेटिव भी आएंगे तो हमें शॉपिंग भी करनी होगी। जिसे सुनकर शिवांश कहता है, ठीक है, तो तुम मेरा कार्ड उसे कर लो और होगी कर लेना और हाथ पैसों की चिंता मत करना। तो मैं जितने भी पैसे खर्च करने तुम कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे भाई की पैसे तुम्हारे पैसे हैं। जिसे सुनकर सिया को बहुत अच्छा लगता है लेकिन वह मना करते हुए कहते, नहीं भाई, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप मुझे यह लाभ कर दो कि मैं आपके लिए कपड़े खरीद सकूं। जिसे सुनकर शिवांश सच में बढ़ जाता है क्योंकि इसकी यह बहन उसके लिए बड़े अतरंगी कपड़े खरीदती थी उसके मुताबिक, क्योंकि शिवांश को भी हमेशा ब्लैक कपड़ों में ही देखा गया था और उसे ब्लैक पसंद था अधिराज की तरह। लेकिन वह अपनी बहन को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वह अपने सर हमें लाता है और सिया को शॉपिंग करने के लिए कह देता है उसके लिए भी। जिसे सुनकर सेवा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह कहती है, लेकिन भाई आपको पता है कि मैं उसे फैमिली यूनियन में कैसे बुला रहे हो, आगे तुम उसे कैसे बुला रही हो जिससे तुम्हें इतनी खुशी मिल रही है? जिसे सुनकर सिया रहती है, भाई खुशी तो मिलेगी ना, क्योंकि वह और कोई नहीं हमारे दोस्त शिवांगी
है। शिवांगी का डांस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। वही सिया अपने भाई की हर एक हरकतों को नोटिस कर रही थी, कैसे उसका ब्लड करने लगता है, मुस्कुराने लगता है और उसके फेस से बहुत ज्यादा सुकून छा जाता था। तभी शिवांश अपने आप को संभालते हुए कहता है, ठीक है, अच्छा किया। जिसे सुनकर रसिया रहती है, क्या भाई आप इतना रखा सुख जवाब दे रहे हो? आप ये भी तो बोल सकते हो कि वह भी हमारी फैमिली जैसी है। जिसे सुनकर शिवांश भी अपना सर हमें हिलता है, जैसे कह रहा हूँ कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तो इसलिए तो भाई मैंने ये सोचा है कि मैं कल जी शिवांगी और मेहर आंटी के साथ शॉपिंग करने जाऊंगी और कल रात को वहीं रुक जाऊंगी मैं और शिवांगी, और आप परसों सुबह ही आ जाना, नहीं तो शाम को आ जाना क्योंकि शाम में पार्टी है। जिसे सुनकर शिवांश ठीक है कह देता है और दोनों अपना डिनर एंजॉय करने लगता है। डिनर करने के बाद सी अपने कमरे में जाकर सोने की तैयारी करने लगते हैं। वह शिवांश भी अपने कमरे में जाकर सोने की तैयारी करने लगता है। अब क्या होगा आगे, आखिर पार्टी में क्या हंगामा बचेगा और क्या जानवी जी अपने आप को माफ कर पाएंगे? जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज सब्सक्राइब करें और मेरी बोनस चैप्टर जल्दी ही अपलोड करूंगी। आप लोग चिंता मत करिए, बस आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। धन्यवाद। अब अगली सुबह से सवेरे उठकर अपना डेली का रूटीन फॉलो करती है और अपने सारे काम खत्म करने के बाद वह नीचे आती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद वह वापस अपने कमरे में जाती है और अपना कुछ जरूरी काम करने लगती है जो उसके कंपनी से रिलेटेड था और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इस बीच वह अपने असिस्टेंट ऋषभ को फ़ोन करके बता देती है कि आज वह वापस नहीं आ सकते। अगर अब ऑफिस आएगा तो तुम्हें मैं जो भी बताऊंगी वह सब डिटेलिंग ऐड करवानी पड़ेगी प्रोजेक्ट में। इतना करके वह सब कुछ बताने लगते हैं कि क्या ऐड करवाना है। ऋषभ भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था और सिया को पहले से ही पता था कि जब वह इटली से इंडिया आएगी तब उसका आधा से ज़्यादा टाइम ऑफिस में नहीं बिता पाएगी, इसलिए उसने पहले से ही अपने सारे इम्पोर्टेंट वर्क करके रखे हुए थे और उसने एक होनहार सिक्योरिटी और असिस्टेंट को हायर किया, रेशम, जो उसकी ही कार्बन कॉपी था। प्ले वह ऋषभ को बहुत ज्यादा मानती थी और ऋषभ को भी सिया से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऋषभ सिया को अपनी रोल मॉडल मानता था, इसलिए सिया सब को समझा देती है कि उसे प्रोजेक्ट में क्या क्या ऐड करवाना है, कैसे क्या चेंज होंगे। समझने के बाद ऋषभ अच्छे से समझ जाता है और फोन कट करने के बाद सिया अपने जरूरी का बचा हुआ काम करने लगते हैं। काम करने के बाद जब वह समय देखते हैं तो ये कुछ 2 बजे बज रहे थे, इसलिए सिया वापस से डाइनिंग एरिया में जाती है और कुछ लंच के लिए लाइट सा खाने लगती है और लंच करने के बाद वह अपनी गाड़ी में बैठकर शिवांगी के ऑफिस जाने के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद सिया की गाड़ी शिवांगी के ऑफिस के बाहर आकर रुकती है। बस ये गाड़ी में बैठकर ही शिवांगी को मैसेज करने लगती है। शिवांगी, जिसका इस वक्त लंच ब्रेक था, वह सिया का इंतजार कर रही थी क्योंकि सिया ने पहले से ही शिवांगी को सब कुछ बता दिया था कि वह दोपहर के समय शिवांगी के ऑफिस आएंगे, इसलिए शिवांगी भी तैयार हो गई थी और रसिया का मैसेज मिलते ही वह अपना बैग उठाकर अपने ऑफिस के बाहर आती है। ऑफिस के बाहर आ जाने के बाद उसे सीआईडी चाहिए जो गाड़ी के बाहर होकर उसी का इंतजार कर रही थी। गाड़ी में बैठे और राजवीर जी के घर जाने के लिए निकल जाता है। राजवीर जी का मेंशन किया जहां रहती थी वहां से 2 घंटे की दूरी पर था, लेकिन सिया वास अच्छे से ड्राइव करना जानती थी, इसीलिए वह 2 घंटे का रास्ता सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में पूरा कर लेती है। और सिया को इस बार इतनी तेजी से गाड़ी चलाता हुआ देखकर शिवांगी कह दिया, सिया हमें मेंशन जाना है, हॉस्पिटल नहीं, तो तुम थोड़ा आराम से चलाओ।
जिसे सुनकर से आगे कुछ नहीं होगा, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है, मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुझे, तो बस नॉर्मल ही है, वैसे भी बहुत दिन से नहीं किया था इसलिए ऐसे बातचीत करते हुए और शिवांगी को डराते हुए सिया राजवीर जी के मेंशन पहुंचती है। राजू जी के मेंशन पहुंचने के बाद जब वह मेंशन के अंदर कदम रखती है तो सारे लोग शिवाय अधिराज के लिविंग एरिया में उनका ही इंतजार कर रहे थे। तभी लव इंडिया रहती है, सिया दीदी आपने कितनी देर कर दिया आने में, हम लोग आपका कब से इंतजार करें। जिसे सुनकर सिया अपने कान पकड़ते हुए कहती है मुझे माफ कर देना, वह थोड़ी सी देर हो गई। तभी मेहर जी लावण्या को डांटे हुए कहती है लावण्या बेटा सिया से आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, वह थक गई होंगे ना, उनको पहले बैठाओ। सिया तो मन कर बैठ जाओ यहाँ पर और मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। इतना करके वह शिवांगी को देखते हैं जिसे देखकर सिया समझ जाती है कि वह क्या पूछना चाहती है। तभी सिया कहते हैं यह मेरी दोस्त है, सॉरी यह मेरी दोस्त ने, यह मेरी पूरी फैमिली की तरह है। इतना करके वह शिवांगी को गले लगा लेती और उन दोनों का ऐसा मेल मिलाप देखकर सारे घर वाले मुस्कुराने लगते हैं। तभी मेहर की रहती है तुम्हारी फैमिली यानी हमारी फैमिली और हमारी फैमिली यानी तुम लोग, तो तुम दोनों बैठो मैं तुम दोनों के लिए पानी लेट। इतना करके वह किचन में चल जाती है दोनों के लिए पानी लाने। शिवांगी बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि वह पहली बार किसी इतने बड़े घर में आई थी और वह भी तभी दादा दादी जी शिवांगी को समझते हुए कहते हैं बेटा यह इसे अपना ही घर समझो, चिंता मत करो, हम लोग तुम्हें का नहीं जाएंगे, तुम इतना मत डरो, हम लोग भी इंसान ही है। जिसे सुनकर शिवांगी थोड़ा आशाएं हो जाती है और कहती है अरे नहीं नहीं दादा दादी जी आप कैसी बातें कर रहे हैं। तभी राजवीर जी कहते हैं सिया अपने दोस्त को बैठाओ आराम से, वह कब से खड़ी है, वह शायद हम लोग से डर रही है। जिसे सुनकर सिया करती है अरे बॉस वह नहीं जगह है ना, और यह कभी किसी के पास नहीं गए, और अंजन देखकर ये थोड़ी डर जाती है। शिवांगी तुम जिंदा मत करो, ये हमारी ही फैमिली है। सिया के समझाने पर शिवांगी भी मान जाते हैं और वह भी आराम से बैठ जाती है। वही एनर्जी किचन में से पानी लेकर उन दोनों को देती है। पानी पीने के बाद वह दोनों ऐसे ही कुछ बातें करते हैं। इस बीच में है जी अपने कमरे में तैयार होने के लिए चल जाती है। कुछ देर बाद मेहर जी सीरियसली उतर रही थी, तभी वह देखी है कि सारे लोग श्रेया और शिवांगी से अच्छे से मुस्कुराते हुए बातें कर रहे हैं और ये देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि इतने सालों बाद उनके घर में खुशी आए थे सिर्फ और सिर्फ सिया की वजह से। तभी पीछे से राजवीर जी की आवाज़ आती है मुझे पता है कि तुम मेरी तरह खुश हो और इस खुशी को दुगना बनती है हमारी बेटी सिया जो अनजान की तरह आए लेकिन अपना सा लगी। मैं जो मुस्कुराते हुए कहती है अपनी ही है जी, यह हमारी बेटी है। जैसे लावण्या अधिराज हमारे बेटे बेटी है वैसे ये भी हमारी बेटी है और हमारे घर का हिस्सा है। तभी उन दोनों के कान में सिया की आवाज़ आती है मेहर आंटी आप कितना देर कर दो, जल्दी चलो ना, मुझे शॉपिंग भी करनी है। जिसे सुनकर मैं मुस्कुराते हुए नीचे आता हूँ और वह लोग शॉपिंग जाने के लिए निकल जाता है। मुंबई के सबसे महंगे और सबसे ज़्यादा लग्जरियस शॉपिंग मॉल के बाहर कई सारी गाड़ियाँ आकर रुकती है और गाड़ियों का दरवाज़ा खोलकर एक एक करके राजू जी के सारे घर वाले निकलते हैं और सिया शिवांगी भी अपनी गाड़ी से निकलती है। माल आज के लिए खाली कर दिया गया था कि यह माल किसी और का नहीं राजीव जी का था और वह नहीं चाहते थे कि जब उनका परिवार कहीं बाहर निकले और कुछ करे तो कोई भी बाहर वाला उन्हें देख या उन्हें टोक, इसलिए उन्होंने पूरा मॉल ही खाली करवा दिया। उनका ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। गाड़ी से बाहर आने के बाद किसी और शिवांगी के साथ साथ राज बिजी और उनका पूरा परिवार मॉल के अंदर जाता है। मॉल के अंदर जाने के बाद वह लोग बहुत देर तक शॉपिंग करते हैं। 3
घंटे बाद इस वक्त सारे लोग फूड कोर्ट में बैठे हुए थे और अपना अपना खाना आने का इंतजार करते हैं। तभी लावण्या की आवाज़ सभी के कानों में आती है और वह, आप लोग कितनी शॉपिंग करते हो? मैं तो थक गई और मैं सच बताऊँ तो सबसे ज़्यादा मम्मी आप करते हो शॉपिंग। कितने सारे कपड़े हो गए इतना कागा। वह मुंह बनाने लगते हैं जिसे देखकर सारे लोग मुस्कुराने लगते हैं। सच में उन्होंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी और बहुत महंगे महंगे कपड़े भी लिए थे। कीरे अपने लिए, भाई के लिए और शिवांगी के लिए अपने कपड़े लिए और राजवीर जी और उनके परिवार वाले अपने लिए सबने एक एक ही जोड़ी कपड़े लिए थे, लेकिन वह सब बहुत ज़्यादा महंगे थे, लाखों में थे। लेकिन सिया खुद थी इसलिए उसने अपने और अपने भाई के साथ साथ शिवांगी के भी कपड़े के बल दे दिए चाहते थे, क्योंकि यह तो उनका ही माल था, पैसे देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन सिया नहीं मानी और उसने उसे मॉल के रिसेप्शनिस्ट को पैसे दे दिए। ये देखकर मेहर जी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रसिया एक खुददार लड़के थे, उसे किसी के भी पैसे लेने की कोई आदत नहीं थी और यही बात सभी को बहुत अच्छी लगती थी। अब आप लोग सो रहे होंगे कि परिवार है तो पैसे क्यों नहीं, तो परिवार वालों का अलग ही फीलिंग्स होता है और पैसों को हम तोल दे सकते हैं, लेकिन सिया नहीं चाहते थे, उसे अपने पैसे खुद ही देने की आदत थी, चाहे कितनी बार भी राजू जी क्यों ना मना कर दे। रसिया हमेशा अपने पैसे खुद ही देती थी, उसे किसी से पैसे लेने की आदत नहीं थी और उसकी आदत कभी जाने वाली भी नहीं थी। राजवीर जी भी सिया की आदत से बहुत अच्छे से वाकिफ थे, इसलिए वह भी कुछ नहीं बोल पाते हैं और ऐसा मन से सभी लड़कियों का होना चाहिए था। गिफ्ट की बात अलग होती है, लेकिन अगर आप किसी से पैसे ले रहे हो या फिर आप किसी से कुछ भी ले रहे हो तो उसको चुकाने का फर्ज आपका बनता है। आपके दिल से ही आवाज़ आएगी कि आपको पैसे वापस दे देना चाहिए या फिर इसका जितना भी बिल हुआ है वह दे देना चाहिए। किसी के पैसों पर नहीं होना चाहिए। अपने पैसों की अलग बात होती है और दूसरों पैसे की अलग बात है। आज मैं ज़्यादा ज्ञान दे दिया तो मुझे माफ़ कर देगा और मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। अब तक हमने पढ़ा कि सिया राजेश जी के घर जाती है और राजवीर जी के घर जाने के बाद वह सभी परिवार वालों से मिलती है, फिर वह सब शॉपिंग जाने के लिए निकल जाते हैं। शॉपिंग पहुंचने के बाद वह सब बहुत सारे शॉपिंग करते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है। अब आगे फूड कोर्ट से खाना ऑर्डर करने के बाद वह सब एक दूसरे से यूं ही बातें करते करते खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वह सब वापस राजू जी के मैसेज आने के लिए निकल जाता है। मेंशन पहुंचने के बाद मेहर जी सिया और शिवांगी को गेस्ट रूम में आराम करने के लिए भेज देती है। थोड़ी देर बाद सिया और शिवांगी फ्रेश होने के बाद एक साथ जब लिविंग एरिया में आती है तो वह देखी है कि लिविंग एरिया में इस वक्त कोई नहीं होता, क्योंकि सब शॉपिंग से आने के बाद थक गए थे तो सब अभी अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। किसी को वह वहां ना देखा पाकर वह दोनों मॉडर्न एरिया में चले जाते हैं, जहां के फूल और खुशबू चारों तरफ फैले हुए थे। वह सब कुछ देर यूं ही गार्डन में एक दूसरे से बातें करके नज़रों का आनंद ले रहे थे। तभी सिया देखी है कि मेंशन के अंदर से दादाजी और दादी जी बाहर निकल रहे थे। दादा दादी जी को बाहर निकलता देखकर सिया और शिवांगी उनके पास जाती है, कहती है, अरे वह दादाजी आप यहाँ पर क्या अभी हमारी तरह थोड़े से खुले में चैन की सांस लेना चाह रहे थे? जिसे सुनकर दादा दादी जी कहते हैं, हाँ बेटा, एक वही जगह है जहाँ पर थोड़ा सा आनंद मिलता है, चलो हम लोग उसे तरफ चलते हैं। इतना करके वह दोनों सिया और शिवांगी को जब ढेर सारा गुलाब और ट्यूलिप का फूल था उसे तरफ ले जाते हैं। वह नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था, ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें गुलाब के बगीचे नहीं गुलाब के पूरे खेत पर लेकर आ गया, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा गुलाब था। यह नज़र से आगे को बड़ा ही प्यारा लगता है और वह दोनों ऐसे ही गुलाब और फूलों को देखकर और दादा दादी जी से बातें कर कर तो शाम बता देते हैं और फिर रात होने पर वह सब अपने कमरे से बाहर निकाल कर डाइनिंग एरिया में जाकर डिनर करने लगता है। उसे
वक्त धीराज भी अपने ऑफिस से आ गया था और उसे वक्त सारे लोग साथ में मुझे दूसरी तरफ आ रहा हूँ जो सुबह से वह कल आया हुआ था क्योंकि उसे नए अच्छा लग रहा था। सिया का बार बार ऑफिस न आना वह भी अलग अलग वजहों पर, लेकिन ईश्वर सिया का उसको पता ही नहीं चल पा रहा था किसी आखिर गई कहाँ है। उसे बस इतना पता था कि सिया अपने दोस्त के ऑफिस गए थे, वहां से उसने अपनी गाड़ी हाईवे पर रखी और हाईवे के बाद उसकी गाड़ी कहाँ गई यह बात अब के आदमी नहीं पता लगा पा रहे थे, जिसकी वजह से अब बहुत ज्यादा गुस्से में था। और अब जब भी सिया के असिस्टेंट से पूछता कि सिया कहाँ गई है तो उसका असिस्टेंट कुछ नहीं बोलना। इस बात से यार आपको और ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो सिया के साथ अभी कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि कहीं ना कहीं आराम को सिया की ताकत के बारे में पता चल गया था, इसलिए वह हाथ पैर हाथ धरा बैठा हुआ था। और ऐसे ही आज का दिन भी जाता है। अब अगली सुबह राजवीर जी के घर में सभी की नींद थोड़ी सी देर से खुलता है, जिसके वजह से सिया जिम भी नहीं जा पाती है। और सुबह उठकर वह फ्रेश होकर जब लिविंग एरिया में आती है तो देखी है कि सारे लोग शायद उसी का इंतजार कर रहे थे, इसलिए वहां पर आकर अपनी टेबल पर बैठ जाती है और सारे लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी लावण्या अपने दादाजी से सवाल करते हुए कहते हैं, दादी आपने सबको बुला लिया है आज की पार्टी के लिए, जिसे सुनकर दादा दादी जी अपना सारा मेल आते हैं। तभी लावण्या फिर से कहते हैं, लेकिन क्या फायदा जब भाई ने यहाँ पर है, अभी पता नहीं उन्हें सुबह सुबह क्या जरूरी काम आ गया, बिना ब्रेकफास्ट किया जाना पड़ा, जिसे सुनकर सभी लोग उदास हो जाता है। तभी सिया रहती है, अरे आप लोग उदास क्यों हो रहे हो, शाम को तो वह आएगा ही, तो आप लोग शाम में उससे बातें कर लेना, और शाम की पार्टी तो उसके लिए ही है, तो इससे अच्छा होगा कहाँ मिलेगा आपको। सिया के बातें सुनकर जो सारे लोग अभी उदास से सारे लोग मुस्कुराने लगते हैं और अपना ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद सिया अपने कमरे में वापस चली जाती है और शिवांगी अपने कमरे में जाकर अपना यूं ही फोन चलाने लगते हैं। लेकिन सिया अपने कमरे में जाने के बाद अपने असिस्टेंट को फोन करती है और कल की सारी अपडेट्स लेती है। अपडेट्स लेने के बाद मेरे से अपने फोन में कुछ काम करने लगते हैं। वही सारे घर वाले शाम की पार्टी की तैयारी करवाने पर लगे हुए थे। ऐसे ही शाम हो जाती है और सारे मेहमान जिन्हें इनविटेशन मिला था वह राजवीर जी के मेंशन होने लगता है धीरे धीरे करके। अब आगे मुंबई शाम का वक्त एक बहुत ही खूबसूरत मेंशन जिसके चारों तरफ बॉडीगार्ड से उसे मेंशन के चारों तरफ सफ़ेद कलर की लाइट लगी हुई थी, जिससे चारों तरफ फूल उजाला ही उजाला हो रखा था और मेंशन के अंदर बहुत ही खूबसूरत से लगता। साथ ही गार्डन एरिया को सबसे ज़्यादा सुंदर तरीके से सजाया गया था क्योंकि गार्डन एरिया बहुत लंबा था और बहुत ही चौड़ा, जिसके वजह से वहाँ पर 5-6 घर वह भी बड़े बड़े अच्छे से बन सकते थे। और गार्डन एरिया के चारों तरफ बहुत अच्छी खूबसूरत सी लाइट लगाई हुई थी और चारों तरफ मेहमान देख रहे थे जो कि एक दूसरे से हंस के और मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे। वही मेंशन के अंदर इस वक्त राजवीर जी के साथ साथ लावण्या मेहर और दादा दादी जी भी तैयार होकर गार्डन एरिया के तरफ जा रहे थे गेस्ट को अटेंड करने के लिए। लावण्या ने इस वक्त बहुत ही खूबसूरत व्हाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन का ड्रेस पहना था, वही मैच जितने भी साड़ी पहनी थी और दादा दादी ने भी मैचिंग सूट और साड़ी पहने थे। वही राजवीर जी ने ब्राउन कलर का सूट पहना था जो उन पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। तभी वह सब गार्डन एरिया की तरफ जाता है जहां पर सारे मेहमान होने का वेट कर रहे थे और उन मेहमानों के बीच एक ऐसा शख्स और एक ऐसी औरत थी, इसके वहां होने की उम्मीद ना ही राजवीर जी ने की थी और ना ही सिया ने। कौन था वह शख्स जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी? अब आगे राजू जी सारे एक गेस्ट को अटेंडिंग कर रहे थे, तभी उनमें से एक गेस्ट कहता है, अरे राजेश जी आपका बेटा नहीं देखा, इसके लिए इतनी बड़ी पार्टी की गई है, वो देखिए कितने सारे मीडिया चैनल वाले बस आपके बेटे की तस्वीर लेने के लिए कब से खड़े हैं। जिसे सुनकर राजू जी कहते हैं, हाँ वह बस आ ही
ही रहा है। वह इतना ही रहते तभी वहाँ की सारी लाइट्स डम हो जाती है। उधर अंधेरा सच्चा गया था। ठीक है, तभी वहाँ पर एक स्टेज था जहाँ पर एक स्पॉटलाइट जाकर गिरती है और सभी को राजवीर जी देखते हैं जिनके हाथों में माइक थी और वह अपने दिल की बात सभी से शेयर करते हुए बताते हैं, मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आए और हमारे फैमिली का अच्छे टाइम के साथ स्पेंड किया, और मैं सारे वर्कर्स और गार्डों को भी थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने कितनी अच्छी सजावट की और आप लोग हमारे घर का ध्यान रखते हैं। लेकिन सच बताओ तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे मेरा बेटा मिल गया जिसके वह पानी की उम्मीद मैं को दी थी। लेकिन जब मेरी ज़िंदगी से मेरा बेटा गया, मेरी ज़िंदगी में आए, वह कहते हैं ना कि जब उम्मीद की किरण खत्म हो जाती है तो नहीं, उम्मीद की कारण जलने लगती है। और ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में भी हुआ। जब मेरा बेटा मुझसे दूर गया तो मेरे ज़िंदगी में आए, उससे मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दे और मैं उसका जितना धन्यवाद करो उतना कम है। मैं उसका पूरे ज़िंदगी आभारी रहूँगा। वह मेरे बेटे से भी बढ़कर है, उसे मेरे लिए सब कुछ किया जितना एक बेटी अपने आप के लिए करती है, और कहीं ना कहीं वही रीजन है जिसकी वजह से मुझे मेरा बेटा मिला, मुझे मेरी फैमिली मिली। थैंक यू सो मच बेटी और गेस्ट। मैं आपका ज़्यादा वक्त जाया नहीं करूँगा, सो प्लीज़ वेलकम माय सन अधिराज और माय डॉटर सिया। वह इतना ही कहते हैं कि वहाँ की सारी लाइट्स फिर से बंद हो जाती है और एक स्पॉटलाइट गार्डन के एंट्री एरिया के तरफ जाती है जहाँ पर दो शख्स दिख रहे थे। वह दोनों शख्स देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि उनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती थी। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ बहुत अच्छे से पड़ा हुआ था, वह दोनों कपल्स लग रहे थे। सिया जो अधिराज के साथ वहां पर आई थी वह सभी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, और सिया और अधिराज जी ऐसे ही खुश होते हुए स्टेज पर आते हैं और सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं यहाँ पर उनके खुशी में शामिल होने के लिए। और धन्यवाद करने के बाद जैसे ही सिया सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी स्टेज पर से, तो तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसकी कल्पना से कभी नहीं की थी। आखिर क्या देखा सिया ने और कौन है वह लोग जिनकी वजह से सिया चौंक गई? जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।